प्रश्न नंबर आपका 1088, अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था? आजीविकों और चारवाकों के दर्शनों का मिश्रण था, बौद्ध मत के सिद्धांत थे। नंबर सी, उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था थी, राज्य के धार्मिक नीति थे। तो प्रश्न क्या है आपका 1088वां, अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था? तो धम्म क्या था? वो धम्म था आपका नंबर सी, उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था, यानी विभिन्न प्रकार के जब संप्रदाय तब प्रचलन में थे उन सभी के सिद्धांतों का एक मिला जुला रूप, तो उसको क्या कहा गया है? धम्म। अगला प्रश्न आपका 1089, मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग होता था? चांदी एवं ताम्र के लिए, स्वर्ण एवं चांदी के लिए, ताम्र एवं कांसा के लिए, स्वर्ण एवं ताम्र के लिए। तो मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन संप्रदायों का प्रयोग होता था? तो किसका प्रयोग होता था? नंबर सी, ताम्र एवं कांसा का। तो मौर्य के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग होता था? तांबे का और कांसे का। अगला प्रश्न आपका 1090, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? अमरावती से, सांची से, कनगनहल्ली से, अजंता से। तो सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? तो पाया गया आपका नंबर सी, कनगनहल्ली से, है ना। तो सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला कैसा है? रूप चित्र, है ना, जो कहाँ से मिला है? कनगनहल्ली से। अगला प्रश्न आपका 1091, निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? भारत से, अफगानिस्तान से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से। तो निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? तो कहाँ से नहीं मिला अशोक का अभिलेख? वो आपका श्रीलंका से, है ना। तो भारत से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से अशोक के शिलालेख मिले हैं, लेकिन श्रीलंका से जानकारी नहीं मिली है कि वहाँ से कोई अभिलेख मिला है। कहाँ से? श्रीलंका से। अगला प्रश्न आपका 1091, निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? भारत से, अफगानिस्तान से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से। तो ये प्रश्न आपका हो गया है श्रीलंका से। अगला प्रश्न आपका 1092, अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को कहा गया है? आकाराध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष। तो अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को कहा गया है, क्या कहा गया है? नंबर ए, आकाराध्यक्ष, है ना। तो अर्थशास्त्र में खानों के अधीक्षक को क्या कहा गया है? तो क्या गया? आकाराध्यक्ष। अगला प्रश्न आपका 1093, किसके शासनकाल में डाइमेकिस भारत आया था? तो बिंदुसार के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, कनिष्क के। तो किसके शासनकाल में डाइमेकिस, ठीक है ना, तो यूनानी राजू था, वो किसके काल में भारत आया था? तो आया था नंबर ए, बिंदुसार के। तो बिंदुसार के समय यूनानी राजदूत कौन आया था? डाइमेकस। अगला प्रश्न आपका 1094, निम्नलिखित में से अशोक के किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? स्तंभलेख 7 में, स्तंभलेख 1 में, शिलालेख 11वां में, या शिलालेख 13वें में। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो कलिंग युद्ध का उल्लेख आपका कहाँ है? वो आपका नंबर डी, शिलालेख 13वें में। तो कलिंग युद्ध का वर्णन आपका शिलालेख 13वें में है। अगला प्रश्न आपका 1095, मौर्य शासन काल में पिंडकर एक कर्ता, सिंचाई पर लगने वाला, श्रम के रूप में दिया जाने वाला, गैर कृषि उत्पाद पर लगने वाला, 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित। तो मौर्य शासन काल में पिंडकर एक कर्ता, तो कौन करता होता? 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित। तो मौर्य काल में पिंडकर एक कर्ता, वो कैसा था? 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित। अगला प्रश्न आपका 1096,
निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सम्राट को व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करने वाला राजकीय संरक्षक थे। नंबर बी, राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी थे। नंबर सी, गांवों में काम करने वाले छोटे शिल्पी थे। नंबर डी, व्यवसाय के आधार पर निर्धारित उपजातियां थी। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सातवां काल में गौलिक एवं हलिक क्या थे? देखते हैं 196 का है ना, तो वो है आपका नंबर बी, राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी थे, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है कि सातवां काल में गौलिक एवं हालिक ये कौन थे आपके? तो ये थे राज्य की ओर से प्रशासनिक नियंत्रण करने वाले ग्राम अधिकारी थे। तो 196 का ऑप्शन होगा आपका बी। अगला प्रश्न है आपका 1097। सातवाहन काल में कुलिक निगमों का क्या अर्थ था? श्रेणियां, दंडाधिकारी, जिला प्रमुख, गांव का मुखिया। तो सातवाहन काल में कुलिक निगमों का क्या अर्थ था? वह था आपका 97 का ए, श्रेणियां। तो सातवाहन काल में कुलिक निगमों का क्या अर्थ था? श्रेणियां। अगला प्रश्न आपका 1098। यह तथ्य कि सातवाहन समुद्री व्यापार करते थे तथा उनके पास जल सेना थी, एक विशेष दोहरे मस्तूल के जहाज वाले सिक्के की उपलब्धता से सिद्ध होता है। राजवंश के किस तथा कथित शासक ने यह सिक्के जारी किए थे? सातकर्णी द्वितीय ने, सिमुक ने, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, यज्ञश्री सातकर्णी ने। तो 1098 का प्रश्न क्या है? 198 का वह है यज्ञश्री सातकर्णी। तो प्रश्न क्या है? यह तथ्य कि सातवाहन समुद्री व्यापार करते थे, ये सही बात है कि सातवाहन थे कैसा करते थे? समुद्री व्यापार करते थे तथा उनके पास जल सेना थी, एक विशेष दोहरे मस्तूल के जहाज वाले सिक्के की उपलब्धता से सिद्ध होता है कि राजवंश के किस तथा कथित शासक ने यह सिक्के जारी किए थे। तो यह सिक्के किसने जारी किए थे? यज्ञश्री सातकर्णी ने। अगला प्रश्न आपका 1099। यूनानी लेखक जस्टन द्वारा किसने सेंट्रोपोड्स कहा गया था? चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त मौर्य को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को। तो यूनानी लेखक जस्टन द्वारा किसे सेंट्रोपोड्स कहा गया है? तो वो कहा गया है नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य को। अगला प्रश्न आपका 1100। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर ए, फायान ने उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था। कारण, अशोक का युग साकार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था। नीचे दिए गए कूट के उपयोग कर से सही उत्तर चुनिए। तो 11वां प्रश्न क्या है आपका? ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन एक बार फिर देखिए आप 11वां का। ए, फायान ने उल्लेख किया है कि भारत का कोई भी सम्मानित व्यक्ति मांस नहीं खाता था, ये बात आपकी सही है। कारण, आर, अशोक का युग साकार के विकास की दृष्टि से मील का पत्थर था, तो इस कारण से कोई व्यक्ति मांस नहीं खाता था ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अशोक के समय में बलि प्रथा पर रोक लगी, मांस पशु के जो पशु कटते थे उन पर रोक लगी, है ना। तो मील का पत्थर साबित हुआ किसका? अशोक का काल। लेकिन ये आपके दोनों सही है, लेकिन ए, आर, ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है।